1992 की गर्मियों में एक छोटी लड़की रेबेका सुबह स्विमिंग पूल से आने वाली आवाज से जाग जाती है। वह खिड़की से झांक कर देखती है कि यह आवाज पूल में तैर रही एक खिलौना नाव से आ रही है। वह अपने भाई टॉमी के कमरे में जाती है और उसे बताती है कि उसने उसकी खोई हुई छोटी नाव पूल में देखी है, लेकिन टॉमी बीमार है और उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, जिससे रेबेका खुद नाव लाने का फैसला करती है। पूल पर पहुंचकर रेबेका एक जालीदार छड़ी का इस्तेमाल करके उस नाव को पकड़ने की कोशिश करती है जो पानी में डूब चुकी है। जैसे ही वह उसे पकड़ने लगती है, उसे एक रहस्यमय ताकत महसूस होती है जो उसे पूल के नीचे की ओर खींच रही होती है। हालांकि वह जल्दी ही खुद को संभालती है और देखती है कि उसकी माँ उसे पूल से बाहर आने के लिए बुला रही है। लड़की तैरकर सतह तक पहुंच जाती है, लेकिन उसकी माँ अब वहां नहीं होती। उलझन में वह पूल के किनारे की ओर बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह अपने भाई की खिलौना नाव देखती है, वह उसे लेने के लिए वापस लौट जाती है। दुर्भाग्य से इस बार वह फिर से किसी अजीब शक्ति द्वारा खींची जाती है और बिना कोई निशान छोड़े पूल में गायब हो जाती है। आज के समय में वॉलर परिवार रे, ईव और उनके बच्चे इजी और इलियट एक नए घर की तलाश में है। पहले रे एक पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी था, लेकिन एक गंभीर चोट के कारण उसे मैदान से दूर रहना पड़ा। अब वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक शांत जगह पर रहने के लिए घर ढूंढ रहा है। दंपति एक रियल एस्टेट एजेंट से बात करते हैं जो उन्हें एक सुंदर घर दिखाता है जो एक अमीर इलाके में है, लेकिन किराया उनकी पहुंच से बाहर है। परिवार अपनी खोज जारी रखता है और लास्ट में एक बड़ा घर पाता है जो मौजूद है। रियल एस्टेट एजेंट बताती है कि यह संपत्ति काफी समय से खाली पड़ी है, लेकिन यह अच्छी स्थिति में है और इसमें पीछे एक बड़ा स्विमिंग पूल है। परिवार घर देखने का फैसला करता है, लेकिन रे पूल में ज्यादा रुचि लेता है जो एक कवर से ढका होता है। करीब से देखने पर वह एक पुरानी बेसबॉल को देखता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फिसल कर कवर में गिर जाता है। अपनी हड्डी की समस्या के कारण रे ठीक से तैर नहीं पाता और कवर उसे पानी के नीचे फंसा देता है। सौभाग्य से कड़ी मशक्कत के बाद वह पूल के किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और उसका परिवार उसे बचाने दौड़ पड़ता है। आखिरकार वे घर खरीदने का विचार छोड़ देते हैं। अगले दिन ईव अपने पति को डॉक्टर के पास ले जाती है। दुर्भाग्य से रिपोर्ट निराशाजनक होती है। डॉक्टर बताते हैं कि रे की स्थिति चोट से बढ़कर मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बदल गई है, यानी पूर्व खिलाड़ी को बेसबॉल से पूरी तरह दूर रहना होगा और केवल हल्के खेल जैसे तैराकी ही कर पाएगा। इस कारण परामर्श के बाद रे उस घर को खरीदने का सुझाव देता है जिसमें पुल है, क्योंकि यह उनके इलाज में मददगार हो सकता है। ईव सहमत हो जाती है और कुछ दिनों बाद परिवार अपने नए घर में शिफ्ट हो जाता है। घर व्यवस्थित करने के बाद वे सभी मिलकर पूल को साफ और ठीक करने में जुट जाते हैं, लेकिन जब रे अपने हाथ को ड्रेन में डालकर गंदगी निकालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ गहराई से कट जाता है। सौभाग्य से रे अपना हाथ ड्रेन से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इसके तुरंत बाद काले पानी का रिसाव शुरू हो जाता है, जिससे हर कोई डर जाता है। घंटों बाद दंपत्ति पूल मेंटेनेंस तकनीशियनों की एक टीम को बुलाते हैं। टीम लीडर उन्हें बताता है कि उनकी किस्मत अच्छी है। तकनीशियन के अनुसार यह पुल प्राकृतिक और स्वसंपोषित है जो जमीन के नीचे से पानी खींचता है, जो आजकल असामान्य बात है। लास्ट में वह और उनकी टीम पुल को पूरी तरह साफ कर देते हैं। जब पुल साफ हो जाता है और पानी से भर जाता है तो परिवार एक साथ मिलकर तैराकी करता है और आराम के कुछ पल बिताता है। रे जल्द ही महसूस करता है कि पूल के कारण उसका शरीर हल्का और अधिक लचीला हो रहा है। फिर भी वह अपनी पुरानी बेसबॉल करियर को नहीं भूल पाता। शाम के समय रे गैराज में अपने कुछ ट्रॉफी और फोटो देखने चला जाता है। इस दौरान ईव घरेलू खर्चों की जांच कर रही होती है, लेकिन जल्द ही वह भी पूल में वापस जाकर आराम करने का फैसला करती है। पूल में नहाते हुए वह इलियट की बिल्ली को दूर से देखते हुए पाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि बिल्ली किसी चीज से डरी हुई है। इसके बावजूद ईव शांत होकर तैरती रहती है, लेकिन तभी उसे लगता है कि रे अपनी छड़ी लेकर पूल के पास खड़ा है। ईव चौंक जाती है, लेकिन जब वह दोबारा देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। रात और भी अजीब हो जाती है जब रोशनी अचानक रहस्यमय तरीके से बुझने लगती है। ईव इसे अनदेखा कर घर वापस जाने का फैसला करती है। बेडरूम में पहुंचने पर वह पूछती है कि क्या रे पूल के पास था, लेकिन रे कहता है कि वह तो काफी पहले ही सो गया था। ईव इस बात को नजरअंदाज कर देती है और सोने चली जाती है, लेकिन पूल के पास बिल्ली अभी भी डरी हुई है। बिल्ली ट्रैम्पोलिन पर लेट जाती है और पूल में एक खिलौना नाव को तैरते हुए देखती है जो रेबेका द्वारा देखी गई नाव से काफी मिलती जुलती है। तभी खुलासा होता है कि यह वही घर है जहाँ रेबेका कुछ साल पहले तक रहती थी, जब तक कि वह रहस्यमय तरीके से गायब नहीं हो गई थी। दुर्भाग्यवश अगली सुबह ऐसा लगता है कि बिल्ली का भी वही हश्र हुआ। परिवार को केवल उसका कॉलर पानी में तैरता हुआ मिलता है। रे उसे उठाकर घर के अंदर जांच करने जाता है,
लेकिन वह देखता है कि पूल के पानी को छूने के बाद उसके हाथ का जख्म पूरी तरह से ठीक हो चुका है। हालांकि रे हैरान होता है, लेकिन वह इलियट के दुख को समझता है जिसने अपना पालतू जानवर खो दिया है। इसलिए वह पूल पर एक कवर लगाने का फैसला करता है ताकि कुछ अनहोनी न हो। फिर भी आधी रात में वह दोबारा पूल में तैरने चला जाता है। पूल में तैरने के बाद वह पहले से कहीं ज्यादा बेहतर महसूस करता है। यह सुधार जल्द ही सच साबित होता है, क्योंकि जब वह अपने रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि रे असामान्य रूप से तेजी से ठीक हो रहा है। ये खबर रे और उसकी पत्नी को बेहद खुश कर देती है, क्योंकि अब शायद वह एक दिन अपने खेल करियर को फिर से शुरू कर पाएगा। और इलियट अपने पिता को उसके साथ पूल में सिक्के ढूंढने का खेल खेलें, लेकिन पहले उसे अपना वेट लिफ्टिंग खत्म करना होगा। इस बीच इलियट अपने एक खिलौने के साथ पूल में चला जाता है। जैसे ही इलियट पानी में डूबता है, पूल में एक सिक्का फेंका जाता है। युवा लड़के को लगता है कि यह उसके पिता ने फेंका होगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। इसके बावजूद वह सिक्का उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी और भी सिक्के उसके सामने गिरने लगते हैं, जैसे कि उसे पूल के सबसे गहरे हिस्से की ओर ले जाने के लिए। इनमें से एक सिक्का ड्रेन में गिर जाता है, और जब इलियट उसे उठाने की कोशिश करता है तो उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वह यह जानने के लिए ऊपर तैरता है कि उसे किसने बुलाया, लेकिन फिर वह खुद को पूल में पूरी तरह अकेला पाता है। इलियट सोचता है कि यह शायद इजी का मजाक होगा, लेकिन लड़की की आवाज दोबारा उसे पुकारती है और ऐसा लगता है कि वह आवाज पूल के एक कोने से आ रही है। यह आवाज रेबेका की है, जो लापता लड़की है। वह इलियट से मदद मांगती है और कहती है कि उसकी माँ को खोजने में उसकी मदद करे। बदले में वह उसे उसका खिलौना लौटा देगी, जो पूल के एक कोने में फंसा हुआ है। इलियट अपना हाथ बढ़ाकर गुड़िया को लेने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह उसे खींचता है, एक बुरी तरह घायल हाथ उसे पकड़ लेता है। युवा लड़का डर जाता है, लेकिन किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब रहता है और दौड़कर अपनी माँ को यह सब बताता है। हालांकि जब ईव पूल की जांच करती है तो उसे केवल पानी में तैरता हुआ उसके बेटे का खिलौना मिलता है। बाद में ईव अपने पति से इस घटना के बारे में बात करने जाती है, लेकिन रे इसे इलियट की कल्पना का हिस्सा मानता है। इसके अलावा रे कहता है कि उनके बेटे को नए दोस्त बनाने की जरूरत है और वह पूल पार्टी आयोजित करने और स्कूल के दोस्तों को आमंत्रित करने का फैसला करता है। ईव इस विचार से सहमत होती है, लेकिन फिर भी उसे संदेह होता है कि इलियट के साथ जो हुआ वह साधारण घटना नहीं थी। अगले दिन रे को इलियट के स्कूल में बेसबॉल टीम को पेशेवर खिलाड़ी बनने के टिप्स देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। रे के साथ ईव और इजी भी इलियट को खेलते हुए देखने के लिए जाती हैं। ट्रेनिंग शुरू होती है और जब इलियट की बारी आती है तो वह पहली कोशिश में ही गेंद को हिट कर देता है, जिससे ईव और रे गर्व महसूस करते हैं। बाद में कोच में से एक रे को बल्लेबाजी कौशल दिखाने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि उसकी हेल्थ कंडीशन कमजोर है, फिर भी रे स्वीकार कर लेता है। पहले 2 प्रयासों में वह गेंद को हिट नहीं कर पाता और उसकी कमजोर हड्डियों के कारण जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। तीसरी कोशिश में रे महसूस करता है जैसे वह अपनी ताकत वापस पा रहा हो, ठीक वैसे ही जैसे उसने पूल में महसूस किया था। इसके बाद जैसे उसने अपने सुनहरे दिनों में किया था, रे बल्ले से गेंद को हिट करता है और होम रन बना देता है, जिससे सभी प्रभावित हो जाते हैं। पूरी टीम पूर्व खिलाड़ी को बधाई देने के लिए दौड़ती है, लेकिन इलियट और इजी ये सब देखकर भ्रमित हो जाते हैं। दिन के अंत में रे और ईव रोमांटिक डिनर के लिए जाते हैं और इजी को उसके भाई का ख्याल रखने के लिए छोड़ देते हैं। उनके जाने के तुरंत बाद इजी तैराकी ग्रुप की एक दोस्त को अपने घर बुलाती है और दोनों पूल में मार्को पोलो खेलते हैं। जब इजी की बारी आती है तो उसकी दोस्त मजाक करने के लिए पूल से बाहर निकल जाती है। इजी अपनी आंखें बंद करके अपने दोस्त को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी पूल की लाइट्स बंद होने लगती हैं और उसके पीछे एक भयानक आकृति उसे देख रही होती है। इजी इसे अपना दोस्त समझती है और पुष्टि करने के लिए पूल के निचले हिस्से में तैरने का फैसला करती है, लेकिन अपने दोस्त की जगह वह उस डरावने जीव से सामना करती है जो उसका पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने लगता है। सौभाग्य से इजी किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और सतह पर लौट आती है, जहां वह अपने दोस्त से मिलती है और कहती है कि किसी ने उसका पैर पकड़ा था, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि उसने पानी में उसके अलावा और किसी को नहीं देखा। बातचीत चलती रहती है, लेकिन तभी इजी के माता पिता डिनर से लौट आते हैं और उसका दोस्त जल्दी से चला जाता है ताकि वे उसे न देख सकें। बावजूद इसके इजी को यकीन है कि उसने पूल में कुछ डरावना देखा था। अगली सुबह इलियट अपनी बहन के कमरे में जाता है और उससे कहता है कि उसने देखा कि वह पूल से बाहर आने के बाद डरी हुई थी। उसे पता है कि इजी ने भी
कुछ अजीब देखा है, लेकिन इजी इस बारे में अपने माता पिता को चिंता से बचाने के लिए यह बात छिपाने का फैसला करती है। वह इलियट से वादा लेती है कि वह इस बारे में अब और बात नहीं करेगा। बाद में परिवार एक पूल पार्टी आयोजित करता है। मेहमान मौज मस्ती कर रहे होते हैं और इस दौरान इलियट खिड़की पर एक छुपा हुआ कैमरा लगाता है ताकि किसी भी संदिग्ध घटना को रिकॉर्ड किया जा सके। इसी बीच रे अपने बेटे को पूल में तैरने के लिए ढूंढता है, लेकिन उसकी मुलाकात ताई नामक एक खिलाड़ी से होती है। ताई उससे एक बॉल पर ऑटोग्राफ मांगता है जो उसने प्रैक्टिस में छिपाई थी। जब रे इसे करीब से देखता है तो उसे आश्चर्य होता है कि उसके शॉट की ताकत ने बॉल की लेदर को फाड़ दिया है। रे इसे नजरअंदाज कर देता है और पूल में दो बच्चों को अपने माता पिता के कंधों पर बैठकर ताकत की प्रतियोगिता करते देखता है। रे ताई को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है और उसे अपने कंधों पर बैठाकर प्रतियोगिता शुरू करता है। इस बीच ईव खाना तैयार करती है और मकान दिखाने वाली एजेंट से घर के बारे में बात करती है। वह कहती है कि इलियट उस दिन पूल में डर गया था और उसने खुद भी कुछ अजीब चीजें देखी थीं, जैसे लाइट्स का अचानक बंद हो जाना। एजेंट विषय बदलने की कोशिश करती है, लेकिन ईव को महसूस होता है कि वह कुछ छिपा रही है। ईव सच जानने पर जोर देती है। एजेंट स्वीकार करती है कि पहले इस घर में एक परिवार रहता था और एक छोटी लड़की रेबेका पूल में गायब हो गई थी। तब से यह घर खाली पड़ा था और कोई इसे खरीदना नहीं चाहता था क्योंकि लोग इसे भूतिया मानते थे। हालांकि एजेंट कहती है कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है और वह परिवार के अनुभव को खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन जल्द ही यह साबित हो जाता है कि यह कोई कहानी नहीं थी। ताकत की प्रतियोगिता के दौरान वह डरावना जीव फिर से प्रकट होता है। यह काले धुएं के रूप में ड्रेन से बाहर आता है और रे के शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसे पूरी तरह अपने काबू में कर लेता है। रे पीछे की ओर चलते हुए पूल के नीचे चला जाता है, जिससे ताई पानी में डूबने लगता है। युवा खिलाड़ी बचने की कोशिश करता है, लेकिन रे उसे कसकर पकड़ लेता है। आसपास किसी को इस घटना का एहसास नहीं होता। सौभाग्य से इलियट कैमरे के माध्यम से सब कुछ देखता है और अपनी मां को चेतावनी देने के लिए दौड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके, ताई के माता पिता अपने बेटे को खतरे में देखकर उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। ताई को उसके पिता बचा लेते हैं, लेकिन वे उसके घायल पैरों को देखकर चौंक जाते हैं। इसके अलावा रे भी पूल में बेहोश हो जाता है और उसका परिवार उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। इस अजीब घटना के बाद पुलिस जांच करती है, लेकिन ईव की मिन्नतों के कारण ताई के माता पिता शिकायत दर्ज नहीं करते। हालांकि वे रे को अपने बेटे और टीम के अभ्यास स्थल से दूर रहने का आदेश देते हैं। ईव को कोई संदेह नहीं रहता कि पूल भूतिया है। बिना किसी झिझक के वह कदम उठाने का फैसला करती है। ईव अपना सामान पैक करती है और अपने परिवार को घर छोड़ने के लिए बुलाती है। वह चाहती है कि वे जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाएं। हालांकि रे इनकार कर देता है और कहता है कि इस घर में रहना उसके जीवन की सबसे अच्छी चीज है। वह यह भी कहता है कि पूल उसकी सेहत को ठीक कर रहा है, लेकिन ईव इसे लेकर दृढ़ रहती है और उसे कार में बैठने के लिए मना लेती है। हालांकि जैसे ही गाड़ी चलती है, रे बीमार महसूस करने लगता है, जैसे वह अंदर से डूब रहा हो। इसके चलते परिवार को उसे वापस घर ले जाना पड़ता है। ईव हताश हो जाती है जब वह देखती है कि उसका पति पूल में रहने वाली किसी दुष्ट ताकत के कब्जे में है। रे को बचाने के लिए वह घर के इतिहास की गहराई से जांच करने का फैसला करती है। वह यह पता लगाती है कि पूल में पहले भी कई लोग गायब हो चुके हैं। इसके बाद वह मिसेस समर्स के घर जाती है, जो इस घर की आखिरी निवासी और रेबेका की मां थी, ताकि अधिक जानकारी इकट्ठा कर सके। वहां पहुंचकर ईव मिसेस समर्स से पूल में हो रही घटनाओं के बारे में बात करती है और रेबेका के गायब होने की सच्चाई पूछती है। शुरुआत में महिला बात करने से मना कर देती है, लेकिन फिर अपना मन बदल लेती है और उसे दगामी नामक एक जादुई फव्वारे की कहानी बताती है। कहानी के अनुसार यह फव्वारा किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखता है, लेकिन इसके बदले में एक जीवन का बलिदान देना पड़ता है। संयोगवश या किस्मत से इस घर के पूल का पानी इसी फव्वारे से आता है और इसलिए इच्छाएं पूरी करने वाली यह दुष्ट ताकत यहाँ निवास करती है। आखिरकार मिसेस समर्स बताती हैं कि रेबेका के गायब होने वाली उस रात वह इस दुष्ट ताकत के कब्जे में थी। उनके मन में यह इच्छा थी कि उनकी बीमार बेटी ठीक हो जाए, लेकिन इसकी कीमत उनकी दूसरी बेटी के जीवन से चुकानी पड़ी। पूरी कहानी सुनने के बाद ईव को यह जानकर झटका लगता है कि मिसेस समर्स ने एक बेटी को दूसरी के लिए बलिदान कर दिया। इसके बावजूद वह उनसे पूछती है कि रे और उसके बच्चों के साथ ऐसा होने से कैसे रोका जा सकता है। हालांकि इसके पहले कि वह कुछ बता पाती, मिसेस समर्स बीमार महसूस करने लगती हैं, जैसे वह डूब रही हों। ईव उनकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन महिला भी उस दुष्ट ताकत के कब्जे में आ जाती है। उनकी आंखों, नाक और मुंह से काला पानी निकलने लगता है। महिला कहती हैं कि इच्छाओं का फव्वारा जल्द ही अपने बलिदान की कीमत मांगेगा
और यह चक्र हमेशा के लिए चलता रहेगा। यह सुनकर डरी हुई ईव वहां से भाग जाती है और घर की ओर लौटती है, सबसे बुरे की आशंका के साथ। वह रे को फोन पर संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन वह शॉवर में होता है और एक बार फिर पूल की दुष्ट शक्ति के कब्जे में आ जाता है। कुछ मिनट बाद इजी और इलियट स्कूल से लौटते हैं और अपने माता पिता को पुकारते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। इजी उन्हें गैराज में ढूंढने के लिए जाती है, जबकि इलियट एक गिलास में पानी भरता है। लेकिन जैसे ही इलियट पानी पीने वाला होता है, उसे अपनी गायब बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करते हुए पूल की ओर जाता है और गिलास काउंटर पर छोड़ देता है। एक अदृश्य शक्ति गिलास को धक्का देती है, जिससे वह जमीन पर गिरकर टूट जाता है। इलियट पूल के पास पहुंचता है और एक फ्लोट पर अपनी बिल्ली की परछाई देखता है। वह ट्रैम्पोलिन पर चढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि पूल की लाइट्स झपक रही हैं और कवर की क्रैंक अपने आप हिल रही है। आखिरकार इलियट फ्लोट तक पहुंचता है, लेकिन अपनी बिल्ली की बजाय वह उस दानवी शक्ति को देखता है जो उसे पानी के अंदर खींच लेती है। घर के अंदर इजी अपने भाई की चीखें सुनती है और उसकी मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन कवर पूरे पूल को ढक चुका होता है और वह क्रैंक को घुमा नहीं पाती। थोड़ी देर बाद उनकी माँ ईव वहां आती है और देखती है कि वे दोनों कवर हटाने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं जुटा पा रहे हैं। ईव खुद पानी में कूदकर अपने बेटे को ढूंढने का फैसला करती है। इस बीच इजी मदद के लिए रसोई की ओर भागती है, लेकिन टूटे हुए गिलास पर फिसल जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। इसी दौरान ईव पानी के अंदर इलियट को ढूंढती रहती है, लेकिन वहां केवल एक अंधेरे धब्बे के अलावा कुछ नहीं दिखता, जो ड्रेन के पास एक रास्ते जैसा लगता है। ईव सतह पर वापस आती है, अपने शरीर को एक पाइप से बांधती है और उस पोर्टल की ओर तैरती है। उधर इजी पर खतरा मंडरा रहा है। रे, जो दानवी शक्ति के कब्जे में है, गैराज में उसे ढूंढते हुए आता है। वह इजी को जमीन पर गिरा देता है और कहता है कि इलियट को बलिदान के लिए चुना गया है। पूल में ईव पोर्टल के अंदर जाकर इलियट को बेहोशी की हालत में ढूंढ लेती है। वह उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह सतह की ओर तैरने लगती है, पानी में फंसी आत्माएं उसे रोकने की कोशिश करती हैं। ईव किसी तरह उनसे बचकर निकलती है, लेकिन अंधेरे में रास्ता भटक जाती है। तभी रेबेका की आत्मा उसके सामने आती है और असली दुनिया की ओर वापस जाने का रास्ता दिखाती है। रेबेका की मदद से ईव सुरक्षित वापस आ जाती है, लेकिन इलियट सांस नहीं ले रहा होता। ईव उसे होश में लाने के लिए दिल पर जोर देती है, लेकिन तभी रे उसके पीछे से आकर हमला करता है और कहता है कि वह बलिदान को रोक नहीं सकता। यह वॉलर परिवार के लिए एक डरावना अंत लगता है, लेकिन इजी अपने पिता के बेसबॉल बैट के साथ आती है और उसे मारकर दानवी शक्ति से आजाद कर देती है। कुछ समय के लिए रे होश में आ जाता है और अपने परिवार से माफी मांगता है। वह उन्हें बचाने के लिए खुद को बलिदान देने का फैसला करता है। रे पानी में तैरकर अंधेरे की ओर बढ़ता है और उसमें समा जाता है। इस तरह रे के बलिदान के कारण परिवार को बचा लिया जाता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। ईव, इलियट और इजी पुल के सामने खड़े होते हैं। ईव सुझाव देती है कि वे घर बेच दें और कहीं और नई शुरुआत करें, लेकिन बच्चे कहते हैं कि उनके पिता के बलिदान का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि वे दूसरों को इस दानवी शक्ति का शिकार होने से बचाएं। ईव उनकी बात मानती है और पूल का पानी पूरी तरह से खाली कर देती है। वह एक खुदाई मशीन मंगवाती है और पूल को हमेशा के लिए मिट्टी से ढक देती है, जिससे इच्छाओं के इस फव्वारे का अभिशाप हमेशा के लिए शांत हो जाता है। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।